आज हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेसन 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसकी एक समीक्षा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की बात करें तो ये आपका 1991 में स्टार्ट हुआ था। इसी चैप्टर में हम लोग इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे कि ये तीनों चीज क्या क्या है। तो पहला चीज आपका दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया था। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती है तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है। कौन कौन कोई बताएंगे? एक आपका हो गया पूंजीवादी, समाजवादी, और तीसरा आपका क्या हो गया? मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी की बात करें तो अमेरिका क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत की बात करें तो मिश्रित, और सोवियत संघ की बात करें तो समाजवादी। 1991 के टाइम में क्या हुआ था? भारत में आर्थिक संकट, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। 1991 के टाइम में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, जिसके कारण भारत को $7 बिलियन का कर्जा लेना पड़ा था। तो उसी टाइम में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है। कब से? 1991 से। उस टाइम हमारे भारत के वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे, और उनके टाइम में भारत का विकास बहुत ज्यादा तेजी से हुआ था। ठीक है, उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का उतना विकास नहीं हुआ था जितना वित्त मंत्री के टाइम में हुआ था। विदेशी मुद्रा रिजर्व उस टाइम 15 दिनों के लिए भी आवश्यक आयात करने का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। यानी कि जब हम लोग कोई भी सामान अगर विदेश से मंगाते हैं तो क्या होता है? विदेशी मुद्रा चाहिए। तो 15 दिन का सामान मंगाने के लिए भी भारत में पैसा नहीं बचा था। आर्थिक संकट की स्थिति में तब क्या हुआ? भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया कि भाई हमको थोड़ा सा पैसा चाहिए, दीजिए, बाद में आपको हम लौटा देंगे। तब क्या हुआ? उन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को $7 बिलियन का ऋण दिया। कितना डॉलर? $7 बिलियन का ऋण दिया था। अब आता है, ऋणों को पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत पर शर्त रखी कि भाई तुमको हम ऋण दे देंगे, लेकिन बदले में मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। बोला क्या शर्त है? बोला सरकार को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लानी पड़ेगी। अब उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है? तो उदारीकरण की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है आपका कि सरकार जो है कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर जब निवेश करेगा तो उसको कुछ छूट प्रदान करेगी। मान लेते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, हम एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो सरकार पूरा नियम कानून लगा देगी तो फैक्ट्री खोल पाएंगे हम? नहीं। तो बोला इस सब नियम कानून को हटाओ। दूसरा क्या बोला? निजीकरण। कुछ कुछ चीज प्राइवेट भी होगा। जैसे हम लोग फ्लाइट पे जाते हैं तो इंडिगो क्या है? इंडिगो जो फ्लाइट है आपका सरकारी है क्या? नहीं, प्राइवेट कंपनी है वो। तो प्राइवेट कंपनी भी होगी। और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब कोई भी देश आपके देश में जाकर वस्तुओं को आयात निर्यात कर सकता है, खरीद सकता है और बेच सकता है। ध्यान रखिएगा। तो इन सब तीनों नीति की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। अब आता है, भारत सरकार ने तब 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कब घोषणा की थी? 1991 में। भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति में 6 उत्पाद श्रेणी, कितना को? 6 को छोड़ करके सभी उद्योग से लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। 6 को जो मेन मेन चीज था उसको छोड़ करके बाकी सबसे लाइसेंस हटा दिया। जैसे अभी भी तुम लोग एक चीज जानते हो, खाद दुकान सब कोई खोल सकता है क्या? नहीं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले उसका 6 महीना का कोर्स होता है। पहले आप कोर्स कीजिए 6 महीना का, उसके बाद एग्जाम दीजिए, एग्जाम पास कीजिएगा तब आप खोल सकते हैं। ऐसे मेरे पास कितना पैसा है, हम खोल नहीं सकते हैं। दवाई का दुकान भी सब कोई नहीं खोलता, उसका भी कुछ कुछ रूल है। आपको जाना पड़ेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगा, तब जाके आप खोल सकते हैं। इसलिए तुम देखना, खाद का दुकान और ये दवा का दुकान कम रहता है मार्केट में। अब एरुआ गेरुआ बोलेंगे सर कोई भी तो खोल लिया है मेरा गांव में। वो नहीं भाई, चुटपुंजिया नहीं बोल रहे, थोड़ा बढ़िया वाला जिसमें इनकम भी बेसी हो, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब आप खोल सकते हैं, अन्यथा नहीं खोल सकते। तो उन सब कुछ उद्योग को छोड़ करके बाकी में लाइसेंस की अनिवार्यता को हटा दिया। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उद्योगों को अपने पास आरक्षित रखा। कितना उद्योग को? 3 उद्योग को। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन आरबीआई का दायित्व है। वित्तीय क्षेत्र मतलब कितना रेट लगेगा। जैसे कि आप लोग एक चीज सुने होंगे, हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक वाला हम लोग को कुछ ब्याज देता है? नहीं देता है ब्याज। अगर हम बात करें बैंक में, जैसे अब पैसा भी रखने का अलग अलग तकनीक है, तो कितना ब्याज देना चाहिए
इस बात का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करती है। जैसे कि मान लेते हैं अभी जैसे जो आप लोग अपना खाता में जमा करते हैं ना, आप लोग चालू खाता में जमा करते हैं, उसमें क्या होता है, ब्याज रेट कम होता है, मात्र आपको 1% 2% कुछ देता होगा। लेकिन वही अगर फिक्स करा दोगे ना कि हम 50,000 रुपया 1 साल के लिए फिक्स करा देते हैं, तो आपका ब्याज का रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कोई बताएंगे? 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अब आता है प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उद्यमों पर लगाया जाता है। अवमूल्यन, अपने देश की मुद्रा के मूल्य को अन्य देश की मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जब देश को लगता है कि मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यापार ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तब वो क्या करती है, अपना देश का मुद्रा का वैल्यू को गिरा देती है, ताकि लोग यहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। अब ज्यादा सामान खरीदेगा तो पैसा यहाँ बेसी आएगा ना, तो इसलिए वो क्या करती है, अवमूल्यन कर देती है, ठीक है। अब बोलेंगे सर सामान्य भाषा में बताइए, $1 बराबर 80 रुपया होता है, ये तो सबको जानते हो, 80 या 82 के आसपास है। अब सरकार क्या की, $1 बराबर 100 रुपया कर दे, तो भैया डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? $1 में पहले 80 टका मिलता था, अब $1 में 100 टका मिलने लगे, मैंने 20 को सामान बेसी मिल रहा है उसको, सही बोले ना? तो ऐसा करने के क्या फायदा होगा? अमेरिका का आदमी क्या सोचेगा, सारा सामान इंडिया से ही खरीदो ना, बड़ा सस्ता मिलता है इंडिया में। बात समझ में आई ना? इसी को अवमूल्यन कहते हैं। अब आता है घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाता है। जब क्या हो, सरकार का व्यय बेसी हो जाए, मान लेते हैं जैसे कि आप लोग को बोले कि अरे आज एक काम करना, तुम लोग फीस जमा कर देना, ठीक है। अब तुम लोग सबको ये फीस हमको जमा किए, टोटल फीस जमा हुआ मेरे पास 2,000 रुपया, और खर्चा मेरा आज का है 5,000 रुपया, आज हमको मिस्त्री को 5,000 रुपया देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 3,000 हम घाटा में रह गए ना। तो इसी को बोला जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। जब व्यय खर्चा इनकम से बेसी हो जाए, तो सरकार का खर्चा, मान लेते हैं हम सरकार है, ठीक है, तो मेरा व्यय कितना का है, 5,000 का है, राजस्व कितना मिला आज हमको, 2,000 मिला, तो 3,000 हम क्या हो गए, घाटा में चले गए। इसी को क्या बोलेंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो क्या हमेशा घाटा होगा क्या? किसी दिन ऐसा भी होगा कि 2,000 आया मेरे पास और 1 टका खर्चा नहीं हो, या 500 टका खर्चा हो। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाह्य प्रापण। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवा प्राप्त करती है। कंपनियां क्या करती है, किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवा प्राप्त करती है, उसको बोलते हैं बाह्य प्रापण। अगला है HCL। HCL टेक्नोलॉजी भारत में सिर्फ 5 IT कंपनियों में से एक है। HCL टेक्नोलॉजी क्या है, भारत में सिर्फ 5 IT कंपनी में से एक है। अगला है ONGC। ONGC, तो अगर आपसे पूछा जाए HCL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो HCL का फुल फॉर्म है आपका हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। HCL का फुल फॉर्म क्या आ गया, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और एक और आपका है ONGC। ONGC का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ONGC का है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। ONGC क्या है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम है। अगला है आपका टाटा कंपनी। टाटा कंपनी का नाम सभी जानते हैं, यह क्या है, एक निजी कंपनी है। जमशेदजी टाटा के द्वारा यह स्थापित किया गया था। जमशेदजी नुसरवानी जी टाटा पूरा नाम था इनका। अगला है विश्व व्यापार संगठन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का फुल फॉर्म पूछेगा तो उसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। अगला है विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य सेवाओं और व्यापार का प्रोत्साहन देना है, कि भाई सेवाओं का सृजन करना है और व्यापार को प्रोत्साहन देना है एक देश से दूसरे देश में। सुधार कार्य में कृषि को कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ था। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधिकारिक संरचना में कमी आई है। देखो आने वाला जनरेशन क्या कर रहा है, खेती वगैरह नहीं करने जा रहा है, कहीं ना कहीं चीजें बहुत बदल रही है। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया था, पूंजीवादी, निजी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगला है आपका विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ,
एशियाई विकासात्मक बैंक या अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक? नहीं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ऑप्शन डी होगा। अगला है आपका, भारत ने आर्थिक संकट के समय किन दो संस्थाओं से ऋण लिया था? यूएनओ, आईएमएफ, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ, आईबीआरडी या आईएमएफ और आईबीआरडी? आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईबीआरडी मतलब अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो इन्हीं दोनों संस्थाओं से भारत ने $7 बिलियन का ऋण लिया था। कितना डॉलर? $7 बिलियन का। अगला है आपका, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1944 में, 1947 में, 1991 में या 1995 में? 1991 में नई आर्थिक नीति। 1991 में, अभी जस्ट तो बताया था ना कि 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, कब? 1991 में। आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग 1995 बोल रहे हैं ना, वो तो आपका डब्ल्यूटीओ की स्थापना का टाइम है। अगर पूछा जाए डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तब 1995, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, 1991 से आरंभ की गई आर्थिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया? 2, 3, 4 या 6? 6 उद्योगों में लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था और बोला गया था बाकी उद्योग में लाइसेंस नहीं चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कितने उद्योगों को सरकार अपने पास आरक्षित रखी है? 2, 3, 4, 6? आरक्षित क्यों रखा है? 3 को। वेरी गुड। आरक्षित जो है सरकार ने 3 रखा है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, भारत में वित्तीय क्षेत्र के नियमन का दायित्व किनका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वित्त मंत्रालय का, सरकार का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका ध्यान रखती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935, ध्यान रखिएगा। अगला है, बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा कितने प्रतिशत की गई है? 73%, 74%, 75% या 76%? क्या हो जाएगा? 74%। विदेशी भागीदारी की सीमा कितना प्रतिशत हुई है? 74%। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कर सुधार नहीं है? कर का सुधार नहीं है। प्रत्यक्ष कर में सुधार, अप्रत्यक्ष कर में सुधार, धन का अवमूल्यन या निर्यात शुल्क को हटा देना। देखो, कर सुधार मतलब क्या होता है? टैक्स हमको बेसी चाहिए। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं जो आपके सरकारी नौकरी वाला सब है, वो लोग को प्रत्यक्ष कर देना पड़ता है कि भाई आपको 30,000 हुआ तो 1,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर क्या है? आप स्वेटर खरीद के आए तो 5% आपको जीएसटी लग गया, वो हो गया अप्रत्यक्ष कर। निर्यात शुल्क को हटा देना, ये भी क्या है? कर सुधार है। लेकिन धन का अवमूल्यन करना कर का सुधार नहीं है। ये अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाता है। धन का अवमूल्यन अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून को कब पारित किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2016 में? 2016। अरे यार, जीएसटी तो अभी हाल में लगा रही। 2005 और 6 में तो तुम बुतरू थी, तुम सुनमोन की होगी तक नहीं। 2016 में, ठीक है, 2016 में आपका जीएसटी लगा था। वस्तु और सेवा कर अधिनियम जीएसटी कब लागू हुआ? अगर पूछ रहा है आपका जीएसटी कब लागू हुआ, नहीं 2016 में बना, 17 में लागू हुआ, 1 साल के बाद। भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए मुद्रा का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो प्रथम बार इसका अवमूल्यन कब हुआ? 1980 में, 1990 में, 1991 में या 1993 में? अरे भाई, भारत आर्थिक संकट में कब फंसा था? 1991 में फंसा था। तो 91 में जब संकट में फंसा तभी नो पेस स्टॉक वैल्यू गिराया होगा। बात समझ में आया? देखो, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो। मान लेते हैं अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम 300 टका फी पे पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं?
तब हमको क्या करना पड़ेगा, फी घटा देना होगा, फी घटा के 100 टका कर देंगे। बताओ बच्चा बढ़ेगा नहीं, पुरकस बढ़ जाएगा। तो बस वही चीज कहा जा रहा है कि उस टाइम भारत की कंडीशन बहुत वीक हो गई थी, तो उसने क्या किया, अपना पैसा का वैल्यू गिरा दिया। तो कब गिराया था, 1991 में गिराया था। चलो आगे देखते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है? सिगरेट, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रक्षा उपकरण, या फिर आपका रेलवे। क्या हो जाएगा बताइए? सिगरेट। सिगरेट जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। परमाणु ऊर्जा, देखो जहां परमाणु का बात आएगा वो तो भाई देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे कहीं हो सकता है परमाणु बम बना करके कहीं विस्फोट करा दे, तो वो तो सरकार देखेगा ही। रक्षा उपकरण, जहाँ पे आदमी को बचाने की बात की जा रही है, दवाई वगैरह, उसको भी सरकार को देखना पड़ेगा, कोई गलत दवा दे देगा तब। रेलवे को तो खैर देखवे करता है सरकार, ये भी आप जानते हैं। तो बच गया कौन? सिगरेट बच गया, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है आपका, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को और किस नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट बताए थे। विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व बैंक? विश्व बैंक। अभी क्वेश्चन उल्टा आया था कि विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो IBRD के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विश्व बैंक बोलूं, वर्ल्ड बैंक बोलूं, IBRD बोले, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक बोले, सब एक ही आदमी के नाम है, एक ही संस्था का नाम है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी जस्ट पढ़े थे तुम लोग, 1995 भैया। 35 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो नोट पर लिखल रहता है, ठीक है। विश्व बैंक 1995। अगला है आपका LPG। LPG का अर्थ क्या है? तो LPG का अर्थ है लाइसेंस, परमिट, राजकोषीय उद्वृत्ति, या दूसरा है आपका उदारीकरण, उत्पादन और वैश्विक सहयोग, तीसरा है लाइसेंस, निजीकरण और वैश्वीकरण, चौथा है आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो भैया यही चैप्टर ही है तुम्हारा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो LPG का भी फुल फॉर्म क्या होगा? यही हो जाएगा। अच्छा देखो इसका इंग्लिश देख लेते हैं। L मतलब होता है लिबरलाइजेशन, L मतलब, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। याद रहेगा? क्या हो गया? LPG का अगर फुल फॉर्म बोले तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यही LPG का फुल फॉर्म है, ठीक है। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। और इसी का हिंदी हो गया आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एग्जाम में भूल जाइएगा तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ रहेगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक इक्विटी के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री कर निजीकरण करना क्या कहलाता है? जब कोई सार्वजनिक क्षेत्र किसी उद्योगों को जन सामान्य कर देता है, उसके बाद उसका बिक्री करता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको विनिवेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विनिवेश। इनमें से निजी कंपनी कौन सी है? HEC, बोकारो स्टील कंपनी, राउरकेला स्टील कंपनी, या टाटा कंपनी? कौन सा हो जाएगा? टाटा स्टील कंपनी क्या है? मेरा निजी कंपनी है। टाटा स्टील कंपनी क्या है? निजी कंपनी। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा ये क्वेश्चन सबको पता है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1948, 1995, 1991, 1944? 1995 रे, 44 तो कहीं आया भी नहीं आपका। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? WTO, ध्यान रखिएगा। WHO दूसरा है, WHO का हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है आपका, सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति क्या कहलाती है? सरकार का कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति, देखो सरकार काम कर रहा है तो आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, या व्यापारिक नीति? देखो सरकार काम कर रहा है तो राजा लोग काम कर रहा है टाइप का समझो, तो राजकोषीय नीति। सरकार काम करेगा तो क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति। व्यक्तियों की आय पर लगाया गया कर क्या है? निगम कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, या उपयुक्त सभी? तो व्यक्तियों की आय पर कौन सा कर लगाया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो इनकम कर रहा है, तो उसके इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इनकम पे जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। सरकारी नौकरी वाला पर ये सब कर लगता है। 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका, भारत के
भारत को आर्थिक संकट के समय IMF और IBRD ने, विश्व बैंक ने कितना ऋण प्रदान किया था? $10 मिलियन, $15 मिलियन या $7 मिलियन? 7 मिलियन नहीं, 7 मिलियन या 7 बिलियन भी है यहाँ पे, $7 बिलियन। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है? विकेंद्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण? कौन नहीं है? हाँ, तो विकेंद्रीकरण बिल्कुल। कहेगी सर ये तीनों तो आप पढ़ाए अभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। विकेंद्रीकरण तो आप पढ़ाए नहीं। विकेंद्रीकरण हालांकि रहता है सिविक्स में, जब कोई अपना पावर को अन्य व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका गेट की स्थापना कब हुई थी? मेरा दरवाजा वाला गेट नहीं है, ये दूसरा गेट है। ये गेट की स्थापना 1944 में हुई थी। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, ध्यान रखें। नहीं सॉरी, 1948 में। इसका फुल फॉर्म लिखा दे रहे हैं। गेट की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, गेट। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? शहरीकरण, विमुद्रीकरण, वैश्वीकरण या फिर आपका निजीकरण? नहीं, एक देश जब दूसरे देश के साथ वस्तु और सेवा का व्यापार कर रहा है, एकीकृत हो रहा है, तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा डैश सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों या बाधाओं को हटाना क्या कहलाता है? प्रतिबंध और बाधा दोनों को हटा रहे हैं। निजीकरण, उदारीकरण, शहरीकरण या वैश्वीकरण? तो सरकार के द्वारा सभी प्रतिबंधों या बाधाओं को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 26 नंबर, विदेशी विनिमय में सुधार लाया गया क्या चीज करके? मुद्रा की तुलना में रुपया का अवमूल्यन करके, या फिर विमुद्रीकरण के द्वारा, या विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण करके, या ए और सी दोनों? तो ए और सी दोनों। अभी हम जस्ट बोले थे ना, अवमूल्यन भी किया गया था, पैसा का अवमूल्यन उसी टाइम में हुआ था, और मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण भी हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 27 नंबर, विदेशी ऋण क्या है? विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग द्वारा लिया गया ऋण, या फिर विदेशी संस्थानों से एक व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण, या विदेशी संस्थान से सरकार द्वारा लिया गया ऋण, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही बोले थे कि भाई अगर विदेश संस्थान से ऋण लो, कोई उद्योग ले, सरकार ले, एक आदमी ले, सबको क्या बोलेंगे? विदेशी ऋण बोलेंगे। 28वां नंबर, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपनी क्या कर रही है? बाहरी स्रोत से नियमित सेवा को प्राप्त कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बाहर से प्राप्त कर रही है तो क्या हो गया? बाहरी प्रापण। बाहर से प्राप्त कर रही है तो बाहरी प्रापण। भारत में नई आर्थिक नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला क्षेत्र क्या है? तो दूरसंचार, आधारिक संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी या वित्तीय क्षेत्र? तो इसका हो जाएगा आधारिक संरचना। नई आर्थिक नीति से कौन लाभान्वित होने वाला क्षेत्र नहीं है? आधारिक संरचना लाभान्वित नहीं होती, बाकी सब कोई लाभान्वित होता है। दूरसंचार भी लाभान्वित हुआ था क्योंकि कोई भी अब यहाँ पर आकर के कंपनी लगा सकता था, सूचना प्रौद्योगिकी में विस्तार कर सकता था, अपना पैसा को भी लगा सकता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नई आर्थिक नीति के बारे में सही नहीं है? तो क्या चीज सही नहीं है? तो अगर हम बात करें नई आर्थिक नीति में निजीकरण की शुरुआत, या फिर नई आर्थिक नीति, हाँ तो निजीकरण की शुरुआत हुई थी, उदारीकरण की भी शुरुआत हुई थी। शहरीकरण का शुरुआत हुआ था क्या? नहीं, शहरीकरण का कोई चर्चा नहीं था। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा क्योंकि वह नेगेटिव में पूछा है। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। हाँ, कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक बार देख लेते हैं 10 जो इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो वस्तुओं की कीमत में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर वस्तु का कीमत बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। नई आर्थिक नीति में कौन कौन आया था? 3 वो चीज, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। IBRD का फुल फॉर्म क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अगला है आपका उदारीकरण क्या है? तो आर्थिक नीति के प्रतिबंधों को दूर कर देना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से आरक्षित उद्योग रखे गए? तो अभी हम जस्ट बताए थे ना,
3 गो आरक्षित उद्योग रखा गया था। कौन कौन? प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन, ये 3 गो रखा गया है। अगला है आपका घाटे की वित्त व्यवस्था किसे बोलते हैं? तो जब सरकार का व्यय खर्चा बेसी हो जाए और इनकम कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था। अगला है भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन का दायित्व किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। राजकोषीय नीति क्या है? तो सरकार का कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति का सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है कि कितना कर लगाया जा रहा है और सार्वजनिक व्यय कितना हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? हम राजकोषीय नीति बोलते हैं। अगला है अवमूल्यन क्या है? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना अवमूल्यन कहलाता है। दूसरा देश का मुद्रा की तुलना में अपना देश का मुद्रा का वैल्यू क्या किए? गिरा देना, क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सेवाओं का सृजन और व्यापार का प्रोत्साहन देना ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो सके और पर्यावरण भी संरक्षण हो सके। तो इस प्रकार ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा।